नमस्ते बच्चों, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, इसका अगला टॉपिक देखेंगे। आज हम यहाँ पर दो टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है समितियों के दोष, सीमाएं या हानियां, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, डिमेरिट्स, ड्रॉबैक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे सहकारी समितियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो हम पहला देखते हैं। हमने अभी लक्षण और विशेषताएं पिछले वीडियो में देखी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। इस वीडियो में हम देखते हैं कि समितियों के क्या दोष या सीमाएं या हानियां हैं। तो इसमें सबसे पहला है सीमित पूंजी, यानी ये जो समितियां प्रारंभ की जाती है ये मध्यम वर्गीय लोगों के ही द्वारा चालू की जाती है। इसलिए इन वर्गों के पास सीमित मात्रा में ही पैसा होता है और वो सीमित मात्रा में ही सहकारी समितियों के शेयर्स खरीदते हैं या अंश खरीदते हैं। इसलिए सहकारी समिति के पास हमेशा पूंजी की कमी बनी रहती है, क्योंकि सारे जो इसके सदस्य हैं वो मध्यम वर्गीय होते हैं, वो ज्यादा शेयर्स नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए समिति के पास कम पैसा जाता है। फिर है दूसरा दोष, गोपनीयता का अभाव। अब ये लोकतांत्रिक पद्धति से इनके अधिकारियों का चुनाव होता है, इसलिए इन सहकारी समितियों में गोपनीयता का अभाव होता है, कोई भी बात बहुत जल्दी लीक हो जाती है। अगला है अकुशल प्रबंध। अब जब कुछ लोग मिलकर ये समिति बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि इस समिति में के जो सदस्य हैं जो या फिर जो अधिकारी गण हैं उन अधिकारी गणों को प्रबंधन की कुशलता आती हो। इसलिए ये कभी कभी प्रबंध ठीक से न होने के कारण ये समितियां कभी कभी बंद भी करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि अकुशल प्रबंध होता है। प्रबंध की क्षमता सब में नहीं होती। फिर है कोषों का दुरुपयोग। अब ये समिति के जो पदाधिकारी हैं कभी कभी वो जो कोष है पैसों का उसका दुरुपयोग करने लगते हैं और दुरुपयोग करने के कारण समिति बंद होने की स्थिति में भी आ सकती है। फिर है उधार की सुविधा नहीं। समिति के द्वारा माल नगद में ही विक्रय किया जाता है और नगद में ही खरीदा जाता है। इससे समिति के ग्राहकों की संख्या सीमित हो जाने के कारण कोई भी उधार कहीं से भी नहीं लिया जा सकता और नहीं दिया जा सकता है। जो भी बेचा जाता है वो नगद में ही बेचा जाता है व्यापार करते समय सामान। फिर सीमित प्रतिफल। सीमित लाभ कमाने के उद्देश्य के कारण समिति द्वारा अपने सदस्यों को सीमित मात्रा में ही प्रतिफल दिया जाता है, जिसके कारण समिति की सदस्यता में वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि लाभ भी सीमित दिया जाएगा। जब कोई भी समिति व्यापार करेगी बहुत कम लाभ लेकर, तो वो जो अपने अंश दाता हैं या जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको कम प्रतिफल देंगी, उनके पैसे के लिए उनको कम लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि समिति भी कम लाभ लेगी तो वो भी कम लाभ देगी। इसलिए सदस्य जो हैं वो ज्यादा नहीं बन पाते। उत्साह में कमी। सदस्यों के द्वारा समिति की स्थापना तो उत्साह से की जाती है, लेकिन धीरे धीरे समिति की तरफ ध्यान कम होने लगता है और समिति का संचालन प्रभावित होता है। कभी कभी समिति इस कारण बंद हो जाती है। फिर भाई भतीजावाद। समिति के सदस्यों में धीरे धीरे सहकारिता की भावना लोप होकर व्यक्तिगत लाभ की भावना आ जाती है, जिसके कारण भाई भतीजावाद बढ़ता है, यानी अपने रिश्तेदारों को शामिल कर लेना, यानी एक दूसरे से द्वेष रखना, अपने गुटबाजी कर लेना, इस तरह के जो ड्रॉबैक्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे कि सहकारी समितियों के प्रकार। इसके अंतर्गत पहला प्रकार है
उपभोक्ता सहकारी समितियां। तो उपभोक्ता सहकारी समितियों में बढ़िया और गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों का गठन किया जाता है, ताकि कम से कम मूल्य पर उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी वस्तु प्रदान की जाए। ये क्या करते हैं, उत्पादकों से बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं, और जिससे क्या होता है, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेताओं के बीच में जो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है वो नहीं बढ़ पाता, तो लोगों को कम कीमत में अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। फिर विपणन सहकारी समितियां, जो छोटे उत्पादक होते हैं वो अपने उत्पाद को विक्रय करने में सहायता के लिए विपणन सहकारी समितियों का गठन किया गया है। जैसे छोटे छोटे बनाने वाले हैं, वस्तुओं का निर्माण करने वाले छोटे उत्पादक हैं, उनको उस वस्तु की पैकिंग करना, यहाँ से वहां ले जाना, विपणन की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से उस उत्पादन के लिए की जाती है। परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, पैकेजिंग हो गया, ये कार्य विपणन सहकारी समितियां कर लेती हैं। तो ये जो छोटे उत्पाद संघ है उनको भी लाभ होता है और समितियों को भी लाभ होता है। अब है सहकारी गृह निर्माण समितियां, यानी जो बहुत मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम आय वाले हैं, उनको उचित मूल्य पर भूखंड या मकान उपलब्ध करवाने के लिए सहकारी गृह निर्माण समितियां कार्य करती है। ये उनको किस्तों पर भी भवन उपलब्ध कराती है या जमीन उपलब्ध कराती है। फिर है सहकारी ऋण समितियां, अपने सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना सहकारी ऋण समिति का उद्देश्य है। यानी जो उसके सदस्य हैं उनको ही यदि पैसों की आवश्यकता हो तो वो आवश्यकता सहकारी ऋण समितियां पूरी करती हैं। फिर है किसान सहकारी समितियां। किसान सहकारी समितियों का गठन किसान सदस्यों को उचित मूल्य पर समय समय पर फसलों को उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, खाद, मशीनरी आदि उपलब्ध कराया जाता है कम कीमत पर किसान सहकारी समितियों के द्वारा। फिर वह बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, जैसा नाम है बहुउद्देशीय वैसा ही इनका कार्य है। ये कई प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज्यादा उपयोगी है। फिर उस बहुउद्देशीय में कुछ भी आ सकता है, ऋण भी दिया जा सकता है, किसानों की मदद भी की जा सकती है, विपणन का कार्य भी किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर सहकारी समितियां बनाई जाती हैं। तो आज हमने देखा व्यवसायिक संगठन के स्वरूप। इस पाठ के अंतर्गत सहकारी समितियों के दोष, सीमाएं या हानियां और सहकारी समितियों के प्रकार। इसी प्रकार मेरे इस YouTube चैनल को आप देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।